और आइए आपको सीधा अभी विज्ञान भवन लिए चल रहे हैं, जहां पर फीकी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। जीवन के आसपास का ही समय था जब साइमन कमीशन का गठन किया गया था और इसके खिलाफ जिस तरह भारतीय उद्योग जगत उस समय लामबंद हुआ, वो अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक और प्रेरणादायक घटना थी। अपने हितों से ऊपर उठकर जगत ने साइमन कमीशन के गठन के खिलाफ आवाज उठाई थी। जैसे उस समय भारतीय समाज का हर अंग राष्ट्रहित के आगे, राष्ट्रहित को लेकर के आगे आया, वैसे ही भारतीय उद्यमियों ने भी अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाया। भाइयों और बहनों, जैसे 90 साल पहले सामान्य मानवीय अपनी दैनिक जिम्मेवारियों के साथ साथ देश की जिम्मेवारियों को उठाने के लिए आगे आया, वैसा ही दौर फिर एक बार हम सबके सामने आया है। इस समय देश के लोगों की आशाएं, आकांक्षाएं जिस स्तर पर है, और मैं समझता हूं उसे आप भी भलीभांति समझ सकते हैं। लोग देश की इन आंतरिक बुराइयों से, भ्रष्टाचार से, काले धन से परेशान हो चुका है। उससे छुटकारा पाना है, और इसलिए आज हर संस्था, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो या फिक्की जैसा औद्योगिक संगठन, उसके लिए ये मंथन का समय है कि वो देश की आवश्यकताओं और देश के लोगों की भावनाओं को समझते हुए अपनी भावी रणनीति कैसे बनाएं। साथियों, स्वतंत्रता के बाद उस वर्षों में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन यह भी सत्य है कि इन वर्षों में हमारे सामने कई चुनौतियां खड़ी हुई हैं। आजादी के बाद के 70 सालों में हमारे यहां एक ऐसा सिस्टम बना जिसमें कहीं ना कहीं कोई न कोई गरीब हमेशा, सामान्य मानवी हमेशा इस सिस्टम के साथ लड़ता रहा। बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए उसे संघर्ष करना पड़ रहा था। उस गरीब को बैंक अकाउंट खुलवाना हो तो सिस्टम उसके आगे आ जाता था। उसे गैस का कनेक्शन चाहिए तो 10 जगह उसको चक्कर काटना पड़ता था। अपनी ही पेंशन पाने के लिए, अपने बच्चों की स्कॉलरशिप पाने के लिए उसको यहां वहां कमीशन देना होता था। सिस्टम के साथ इस लड़ाई को बंद करने का काम मेरी सरकार कर रही है। हम एक ऐसे सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं जो न सिर्फ ट्रांसपेरेंट हो बल्कि सेंसिटिव भी हो। एक ऐसा सिस्टम जो लोगों की आवश्यकताओं को समझे। और इसलिए जब हमने जनधन योजना शुरू की तो उसे इतना शानदार रिस्पांस मिला, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब ये योजना शुरू हुई तो हम ये लक्ष्य तय नहीं कर पाए थे कि कितने गरीबों के बैंक अकाउंट खोलने हैं। और कारण ये था कि सरकार के पास ऐसा कोई डेटा नहीं था,
कोई जानकारी नहीं थी। हमें बस ये एहसास था कि गरीब को बैंक के दरवाजे से लौटा दिया जाता है, कभी डांटकर, कभी ये कागज लाओ वो कागज लाओ, उसका बहाना बनाकर। आज जब मैं देखता हूं कि जनधन योजना के माध्यम से 30 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने अपने बैंक के खाते खुलवाए हैं, तो लगता है कि गरीबों की कितनी बड़ी आवश्यकता की हम एक पूर्ति कर पाए हैं। एक स्टडी में ये बात उभर करके आई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ऐसे खाते ज्यादा खुले हैं, वहां इन्फ्लेशन दर में भी कमी आई है। यानी गरीब की जिंदगी कितना बड़ा बदलाव इस एक योजना से प्राप्त कर पाई है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने लोगों की समस्याओं, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाएं बनाने का निरंतर प्रयास किया है। लोगों की जिंदगी आसान बने, ईज ऑफ लिविंग बढ़े, इस विजन को हमने प्राथमिकता दी है। गरीब महिलाओं को गैस के धुएं से मुक्ति मिले और इसलिए उज्ज्वला योजना शुरू की। हमने 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। अब एक और स्टडी के सामने आया है कि इस योजना के बाद ग्रामीण इलाकों में फ्यूल इन्फ्लेशन में भी काफी मात्रा में गिरावट आई है। यानी गरीब को ईंधन के लिए अब कम पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। हम गरीब की एक एक आवश्यकता, एक एक समस्या को पकड़कर उसे सुलझाने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। गरीब महिलाओं को लगातार शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा पर असर ना हो, इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए गए। गरीबों को रहने के लिए पक्के घर मिल सके, वो जितना गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और मैं चाहता हूं कि आप जैसी संस्थाएं उसका अध्ययन करें। ई मार्केट प्लेस यानी GEM नाम से हमने एक व्यवस्था खड़ी की है। उससे भी देश के छोटे उद्यमों को जोड़ने में आपको अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए। जेम के माध्यम से अब छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर भी अपना सामान सीधा सरकार को बेच सकते हैं। मेरी एक और अपेक्षा आपसे है कि MSME का जो पैसा बड़ी कंपनियों पर ड्यू रहता है, और यहां कई लोग बैठे हैं, उनके लिए खास मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। बड़ी बड़ी कंपनियों में MSME के पैसे बहुत लंबे अरसे तक ड्यू रहते हैं। वो समय पर चुकाए जा सकते हैं क्या? क्या इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं क्या? नियम है, लेकिन ये भी सच है कि छोटे उद्यमियों का पैसा ज्यादातर बड़ी कंपनियों के पास अटका रहता है। 3 महीने 4 महीने बाद उन्हें पेमेंट मिलता है। अब कारोबारी रिश्ते बिगड़ न जाए, छोटा व्यक्ति है, अगर वो खरीदना बंद कर दे तो परेशान हो जाए, इसलिए छोटा उद्यमी अपने पैसे जो हक्के हैं वो भी बड़ी कंपनियों से मांगने में हिचकिचाता है।
उसकी इस चिंता को, इस समस्या को दूर करने के लिए भी फिक्की जैसी संस्थाओं की तरफ से आग्रहपूर्वक प्रयास होगा तो इकोनॉमी को एक बहुत अच्छी नई गति मिलेगी। साथियों, ऐसी बहुत सी वजह थी, कुछ तालियां यहां बजती है, कुछ तालियां पीछे बढ़ती है, फर्क फर्क ध्यान में आता है। और ये दूरी मिटाना, यही मेरा इरादा है। साथियों, ऐसी बहुत सी वजह थी जिनकी वजह से हमारा देश पिछली शताब्दी में औद्योगिक क्रांति का पूरी तरह लाभ नहीं उठा पाया। और आज बहुत सी वजह हैं जिसकी वजह से भारत एक नई क्रांति की शुरुआत कर सकता है। ये सरकार देश की आवश्यकताओं को समझते हुए नई नीतियां बना रही है, पुराने कानून खत्म कर रही है, नए कानून बना रही है। अभी हाल ही में हमने बांस को लेकर के, आपको हैरानी होगी, बांस को लेकर भी एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। बांस ये पेड़ है या घास है, इसको लेकर के हमारे देश में दो अलग अलग कानून थे। एक कानून कहता था बाम्बू घास है, एक कानून कहता था कि बाम्बू ट्री है। किसी को जेल में डालना है तो ट्री वाला कानून, और किसी से पैसे कमाना है तो घास वाला कानून। अब सरकार ने तय कर दिया है कि जंगलों से बाहर जो बांस उगता है, ये ना आदिवासी भी अगर अपने खेत में उगाता है, उसे पेड़ नहीं माना जाएगा, ट्री नहीं माना जाएगा। आप हैरान होंगे जी, अगरबत्ती बनाने के लिए हम बांबू इंपोर्ट करते हैं, दिया सली के लिए हम बांबू इंपोर्ट करते हैं, पतंग बनाने के लिए बांबू इंपोर्ट करते हैं, जबकि देश में बांबू है, लेकिन क्योंकि वो ट्री है जेल जाना पड़ेगा। इस फैसले से उन लाखों छोटे उद्यमों का फायदा होगा जो बांस पर आधारित उद्योग से जुड़े हुए, पेपर मिल तक। साथियों, मुझे बताया गया है कि फिक्की के सदस्यों में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए सदस्य हैं। इंजीनियरिंग गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जैसी कंपनियों का फिक्की का शायद 1/4 परिवार वही लोग हैं। भाइयों और बहनों, फिर क्यों ऐसा हुआ कि बिल्डरों की मनमानी की खबर पहले की सरकार तक फिक्की ने नहीं पहुंचाई? मध्यम वर्ग पीस रहा था, जिनकी भर की कमाई बिल्डर को देने के बाद भी उसे घर नहीं मिल रहे थे, और फिर भी कोई
ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे थे। क्यों? रेरा आरईआरए जैसे कानून पहले भी तो बनाए जा सकते थे, लेकिन नहीं बने। मध्यम वर्ग की इस दिक्कत को इस सरकार ने ही समझा और कानून बना करके बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाई है। और मैं उस जगह पे बोल रहा हूं जिसकी 1/4 मेंबरी इस परिवार से है। भाइयों और बहनों, हमने ही इस बात को समझा कि मार्च में बजट पेश होने पर योजनाओं को साल भर काम करने का अवसर नहीं मिल पाता। बजट पास होना और बारिश की शुरुआत होना एक साथ चलता है और उसके कारण बजट कई लंबे अरसे तक, यानी दिवाली आने तक कोई काम हो ही नहीं सकते। हमने इसको प्रीपोन कर दिया, बजट को हमने 1 महीना आगे कर दिया। मानसून की वजह से 3-4 महीने बर्बाद हो जाते थे और इसलिए इस बजट का समय 1 महीने पहले कर दिया गया और इसका परिणाम ये हुआ है कि इस साल विभागों को तय समय से भी पहले पैसा मिला, योजनाओं पर काम करने का उनको पूरा अवसर मिला और साल भर काम चलता रहा। साथ ही सरकार में यूरिया को लेकर नई पॉलिसी बनी, टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर के नई पॉलिसी बनी, एविएशन सेक्टर के लिए नई पॉलिसी बनी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के इंटीग्रेशन के लेकर हमारी पॉलिसी बनी, हेल्थ को लेकर हमने नई पॉलिसी बनाई। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि पॉलिसी बनानी है तो चलो पॉलिसी बना दी, ये सरकार ऐसे नहीं है। हमने यूरिया को लेकर नीति बदली तो देश में बिना नए यूरिया कारखाने लगाए बिना